हेलो दोस्तों, अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम है। तो भाई जैसा कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी की जो लेटेस्ट जो वीडियो चल रही थी वो कंटिन्यू थी। हमने जो फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, सेकंड को, और जो चैप्टर थर्ड था उसके भी हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर थर्ड है उसका हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, मतलब कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं क्या था नीतियाँ। ठीक है, तो अभी तक का देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेन हमें चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने तो आपको बताया कि क्या क्या टॉपिक्स है। तो उसमें 5-6 टॉपिक हमारे थे, और लास्ट के जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या होता देखे थे उसके टॉपिक को। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 है इसमें भी हम क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है, तो एक एक टॉपिक को देखते हैं। और हमेशा याद ध्यान, आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमें भी क्या और आपके लिए कंटेंट पे काम करें, और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी की चीज़ें हम उसके ऊपर भी काम करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टॉपिक पहला हमारा क्या है। अब जैसे वहाँ पर मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए थे, तो अब हमारे यहाँ पर तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो अभी यार देखो, चलो ठीक है, मानते हैं कि हाँ भारतीय कृषि की विशेषता क्या होती। ठीक है, भारतीय कृषि के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, स्टार्टिंग मैंने आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो यहाँ पर अब देखना है कि हमें ऐसे कौन कौन सी समस्या होती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, जो कृषि क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो उन समस्याओं के बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, बात करना है। ऐसी क्या क्या बातें होती है जो कृषि की समस्या में देखने को मिलती है। तो पहले देखो समस्या क्या आती है, सिंचाई के साधनों का अभाव, सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। अगर आप लोग आज भी अपने गांव वगैरह आप लोग जाते होंगे ना, तो वहाँ पर आप नोटिस करते होंगे, ऑब्जर्व कर मतलब किया करो या करा करो आप लोग वहाँ पर जो भी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आपने देखा हो ना कि जितने भी किसान वगैरह लोग होंगे आपके रिलेटिव्स वगैरह में भी, तो सभी के पास क्या होता है, सिंचाई के ना सर्वोत्तम साधन नहीं होते हैं। किसी के पास टुबुल होता है, तो एक टुबुल के द्वारा क्या होता है 10-12-15 खेतों में पानी आता है। मतलब कहने का क्या है कि जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं, जो आधुनिक साधन होते हैं उनका क्या आज के समय भी, आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, तो आज के समय में भी क्या होता है, उनका भारी मात्रा में क्या है, अभाव है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि मतलब कृषि कहीं ना कहीं हम उसमें भी क्या बस एक नाम मात्र की बातें होती है कि हाँ खेती हो रही है, उसमें हम कहीं ना कहीं क्या रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वित्त का अभाव, अब दूसरा समस्या क्या आती है, पैसे को लेकर। अब पैसे को लेकर कैसे, तो आपने गांव वगैरह में नोटिस किया होगा, जो मतलब किसान होते हैं तो वो जो भी खेती वगैरह करते हैं, जो भी खाद माटी पानी वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, वो कहीं नहीं क्या होता है, वो ज़्यादा डिपेंड क्या रहते हैं, उधारी पैसे पे, साख के ऊपर क्या डिपेंड रहते हैं। तो हमारे अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो अभी भी क्या होता है कि ऐसे बहुत एरिया जहाँ पर क्या होते हैं गैर संस्थागत लोग काम करते हैं, जिसमें आपका जमींदार हो गया, शाहूकार हो गया, महाजन है, व्यापारी, जो समाज के जो गांव वगैरह के जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो उनसे उधारी पे काम करते हैं। ठीक है, तो और एक जैसे कानून के थ्रू जो होता है, एक कह सकते हो कि जो संस्थागत तरीके से कोई पैसे का भी ज़्यादा बड़ा सोर्स नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप बात करेंगे तो अब क्या होता है, धीरे धीरे इन चीज़ों को क्या डेवलप किया जा रहा है। बट ये अभी भी क्या होता है, वित्त को लेकर काफ़ी किसानों में क्या काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तीसरा करें यहाँ पर परंपरागत दृष्टिकोण। अब ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्यों मेन यही होता है कि एक आपका क्या नज़रिया चीज़ों को लेकर। तो अभी भी भारत के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे किसान मौजूद हैं या पाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में देखे जाते हैं। वो जो उन किसानों का मानना होता है कि जो भाव अपनी ज़मीन पर वो किसी प्रकार की मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा उनका एक परंपरा बनी होती है, उनका माइंड सेट होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर हम अपनी ज़मीन के अंदर किसी भी क्या होता है मशीन या टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमारी जो ज़मीन होती है उसकी जो फर्टिलिटी रेट होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाएगी, या जो भूमि माता होती है वो नाराज जाएंगी। तो इस तरह के भी क्या होते हैं, कुछ अभी भी क्या होते हैं, वहाँ पर एक तरह की विचारधारा प्रचलित होती है। इसके कारण भी क्या है, हम कहने की बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर कह रहे हैं छोटी तथा लघु जोते। क्या कह रहे हो, छोटी तथा लघु जोते। अब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, गांव वगैरह आप जाते होंगे
तो जो वहाँ पर किसान होते हैं उनका मान लो एक खेत इधर है, एक उधर है, एक उधर, और वो भी क्या छोटे मोटे, इतने भी छोटे होते हैं कि आप उसमें ट्रैक्टर वगैरह होता है, जो बड़ी मशीनें होती है, आप उसको 1-2 चक्कर नहीं चलवा सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये भी दिक्कतें खड़ी कर देती है। फिर यहाँ पर किसान क्या होता है, अनाज उतना ही उगाता है जिससे क्या होता है उसका पालन पोषण हो जाए, उसके परिवार का क्या काम चल जाए। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर ये। दूसरा करें यहाँ पर, अगला करें यहाँ पर विपणन प्रणाली का अभाव। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय भी देखा जाता है। हम खुद गाँव जाते हैं, हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पर विपणन प्रणाली का मतलब क्या होता है, एक मार्केटिंग, एक मार्केट का क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पर मार्केट लगते हैं वो वहाँ पर अभी नहीं है। गांव में भी आपने देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, जहाँ पर आप रहते हो, अगर आप किसी बड़े गांव के शहर में रहते हो चलो ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट आपने देखा कि आपने चौराहे नाम की चीज़ कुछ वहाँ पर सुनी होगी। वहाँ पर गिनी चुनी दुकानें होती है, लेकिन अगर आपको बड़ा सामान लेना है या कोई और ज़्यादा हैवी सामान लेना है तो आपको मतलब अपने घर से कई किलोमीटर आपको दूर यात्रा करना पड़ता है, वहाँ पर जाके बड़ी मार्केट में आपको जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, किसानों को अपने अनाज को बेचने वगैरह के लिए भी आज भी क्या होता है, प्रॉपर तरह से गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, कोई प्रॉपर मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। बट अगर आप कभी कभी अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश वगैरह के कुछ जिलों में जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, काम कराए जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी क्या होती है, यहाँ पर समस्या होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे का टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। तो हमने ये देख लिया। उसके बाद देखो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चलो ठीक है हमने विशेषता पढ़ ली, उसकी समस्या पढ़ ली, उसका योगदान पढ़ लिया। अब हम जो भी समस्या आ रही है तो उन समस्या को कैसे हम सुधारें, हमारे पास क्या तरीके हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे कौन कौन से मतलब एक्शंस लिए गए हैं जिसके द्वारा हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं, उसमें काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर तरीके अपनाए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो तरीके होंगे ना वो 3 प्रकार के। पहला कह रहे हैं आपका तकनीकी सुधार है, दूसरा हमारा संस्थागत सुधार है, और तीसरा कह रहे हैं सामान्य सुधार। देखो अब इस बार का जो 2024-25 के जो यहाँ पर एग्जाम में बैठेंगे बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है, तो उनका क्या था, पहले ना 2022-23 में ये टॉपिक आता था, लेकिन इस बार का क्या कर दिया गया, जो सीबीएसई के थ्रू क्या कर दिया गया, इस टॉपिक को क्या कर दिया, डिलीटेड पार्ट में डाला गया। मतलब ये पार्ट आपका नहीं आएगा। तो हमें जो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक को पढ़ेंगे वो बहुत रिलेवेंट होगा, और जो जरूरी होगा उसी के बेस पे चीज़ों को हम यहाँ पर क्या पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आएगा नहीं, इस पर हमें बात भी नहीं करनी है। अब देखते हैं तकनीकी सुधार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए। अब उनको एक एक पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, पिकअप करते हैं, उसके द्वारा एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म लाते हैं। तो पहला सुधार क्या किया था, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। अब ये क्या हुआ, देखो इससे पहले आपने देखा समस्या क्या थी, उत्पादन वगैरह नहीं होते थे, सिंचाई वगैरह का। तो कहने का मतलब क्या था, हमारे पास कुछ नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब सुधार क्या किया गया कि किसानों के द्वारा क्या कर देगा, अपने कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया, जिसे HYV बीज कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है। इस प्रकार के बीजों का, अब इस बीज से फ़ायदा क्या हुआ कि जो उनका उत्पादन का लेवल वो लगातार बढ़ने लगा, इससे क्या उनकी इनकम वगैरह बढ़ने लगी। तो ये क्या हुआ, सुधार, वो काफ़ी बड़ा सुधार माना गया था। दूसरा पॉइंट क्या था, रासायनिक खाद का प्रयोग। अभी तक हम जो किसान वगैरह थे तो वो क्या खेती करने के लिए स्पेशली क्या होता है, जो कह सकते हैं यहाँ पर जैविक जो खाद होता है उनका यूज़ करते थे। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली उसका लिए कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती थी, या किसी प्रकार का कोई वहाँ पर खर्चा नहीं करना पड़ता था। वो सिर्फ क्या होता है, जो जानवर वगैरह होते थे उनके गोबर वगैरह से क्या होता है उसको बना लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए केमिकल जो खाद होती है उसको क्या कर दिया गया, उसका यूज़ किया गया। इससे बेनिफिट, नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी। फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी जो फसलें होती है वो कम समय में होना शुरू हो गई, और नुकसान यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट होने लगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। अब इसी के साथ साथ हमने क्या कर दिया, बहुत सारे केमिकल्स का क्या कर दिया, यूज़ करा। केमिकल से यूज़ करने का मतलब कि पहले जो भारी मात्रा में जो फसलों की बर्बादी होती थी, तो अब वो बर्बादी से हम क्या बचने लगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या हुआ, कुछ लेटेस्ट चीज़ों का यूज़ करने से, कीटनाशक दवाई वगैरह आपने सुना होगा, तो इन सारी, जैसे यूरिया वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो इन सारी जो केमिकल्स का क्या यूज़ हमने कहाँ पर, कृषि में कर दिया। वही बात होती है, फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। एक तरफ फ़ायदा हो रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन एक प्रकार का ये भी क्या था, रिफॉर्म्स था, टेक्निकल रिफॉर्म्स था। उसके बाद देखो आधुनिक यंत्र का प्रयोग। अभी मैंने आपसे क्या बताया था, परंपरागत दृष्टिकोण के लोग ऐसे मानते थे कि वहाँ पर पुरानी चीज़ों का तकनीक यूज़ करते थे, या फिर आप कह सकते हो जो पुराने मतलब ओल्डेस्ट जो टेक्नोलॉजी होती थी उनका यूज़। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको जो आधुनिक जो लेटेस्ट, जैसे आपने
नाम सुनेंगे, जैसे थ्रेशर, आपने थ्रेशर, इसके अलावा जो ट्रैक्टर वगैरह, और जो गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई उनका यूज़ करना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि हाँ भाई जो फसल की रिक्वायरमेंट है सब देखा है, मतलब एक दूसरे का भेड़ चाल वाली बातें होती है कि हाँ भाई वो भी उगा रहे वो भी, तो हम सेम डिट्टो क्या कॉपी करके उसको उगा लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर, इसके ऊपर थोड़ा सा लोग मतलब साइंटिफिक तरीक़ा से खेती की। साइंटिफिक मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसानों को इस तरह का मोटिवेट करेंगे कि भाई आप ये फसलों को इस चीज़ मतलब साइंटिफिक वे में, ठीक है, जिससे क्या होता है फसल वगैरह अच्छी हो, ज़मीन हमारी खराब ना हो। तो ये तरीका यहाँ पर अपनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो रिफॉर्म किया गया था वो क्या था, वो संस्थागत और भूमि। पेपर में कई बार क्वेश्चन क्या बन के आया है, नॉर्मली 4 नंबर में आया कि भूमि सुधार को समझाइए, और बच्चे कंफ्यूज आते हैं क्यों वो सिर्फ एक ही नाम पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर कह रही है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सुधार था, क्यों, प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं मध्यस्थों का उन्मूलन। पहले ऐसे समस्याएं आती थी, किसान थे वो गरीब थे, पैसे की दिक्कत होती, पैसे का सोर्स क्या थे, जमींदार महाजन का। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाता था कि जैसे यहाँ पर मान लो क्या है मार्केट है, क्या यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्या बाजार है, तो अब यहाँ पर मान लो कोई किसान होता है, क्या होता है, कोई किसान, तो वो क्या होता है अपने अनाजों को ले जाकर के बाजार में बेचने जाता था। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, बीच में क्या होता था, उसको जो यहाँ पर जैसे जमींदार वगैरह महाजन वगैरह जो होते थे, ये लोग इनको क्या पकड़ लेते थे और इनकी फसलों को क्या होता है कम से कम कीमत पर खरीद लेते थे। अगर कोई नहीं देता था उससे ज़बरदस्ती वगैरह भी होती थी, तो ये समस्या थी। लेकिन अब इसे क्या कानूनन क्या कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। मतलब अब किसान क्या होता है आसानी से अपने अनाज को, अपने चीज़ों को बाजार में बेच सकता है जहाँ पर उसको एक अच्छी कीमत प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा कह रहे लगान का नियमन। अब यहाँ पर क्या लगान का नियमन में पहला केस क्या होता था कि आपने नाम सुना होगा अधिया वगैरह पे जो खेती करते, मतलब कि ज़मीन किसी और की और करेगा कोई और, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था, देखो नुकसान किसानों का ही होता है, लेकिन क्या करे घर परिवार को चलाने के लिए किसानों की चीज़ों को करना पड़ता था। तो वहाँ पर किसान क्या करते हैं कि जैसे मान लो किसी के यहाँ पर खेती करते थे तो उनका जो भी खाद माटी पानी वगैरह जो भी लगता था वो सारा किसान लगाता था। लेकिन जब फसल हो जाती थी, कट जाती थी, जब उसका बंटवारे का टाइम होता है तो वहाँ पर क्या होता था, दोनों का बराबर का हिस्सा लगता था। अब आप लोग कमेंट करके बताओ ये तरीका क्या सही था कि गलत था। आप लोग कमेंट का मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो ये उसमें हो जाएगा। इसके अलावा देखो एक नया यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया था, चकबंदी कार्यक्रम, ठीक है। चकबंदी कार्यक्रम का मतलब क्या होता था, पहले आपने अभी भी आप इस चीज़ को प्रोग्राम को अगर गांव वगैरह में देखते हो, मैंने अभी तक का अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने गांव में देखा था जब एक बार मैं गया था। तो इस प्रोग्राम के द्वारा क्या होता है कि जो भी अलग अलग ज़मीनें होती है ना, उसको क्या होता है गवर्नमेंट के इशू के थ्रू क्या होता है उन ज़मीनों को एक साथ कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर क्या चकबंदी, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि किसान को उसको पूरी प्रॉपर ज़मीन मिल गई, उसके ऊपर आसानी से क्या कर सकता है वो खेती कर सकता है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या आता है सहकारी खेती। इसमें क्या बताया गया था, किसानों को प्रोत्साहित किया गया था। पहले क्या होता था किसान जो होते थे वो अपने अलग अलग खेती करते थे, लेकिन अब इसके थ्रू क्या कर दिया गया, प्रोग्राम को लाया गया था। तो सभी किसानों को कहा गया आप एक ग्रुपिंग खेती करो। ग्रुपिंग मीन्स कि 2 4 10 लोग मिलकर आपस में खेती करो। अब जो ज़्यादा आपका एक हैवी अमाउंट में क्या उत्पादन होगा तो उसको लेकर मार्केट में बेचोगे तो हर एक बंदे को एक अच्छा अमाउंट वहाँ पर क्या प्राप्त होगा। इस तरह की सरकार ने क्या रिफॉर्म्स लाए थे। तो हमें रिफॉर्म्स में बेसिकली का यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये पेपर में आ नहीं रहा, बस आप 2 टॉपिक आपको यहाँ पर ध्यान रखोगे। अगला थोड़ा सा हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा टॉपिक को कवर करते हैं। तो अभी हमने सुधार तक देखा था, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हरित क्रांति को कंसेप्ट क्या था, इसके अंदर लाया गया था। तो पहले समझेंगे हरित क्रांति का मतलब क्या होता है। देखो हरित क्रांति अगर हम बात करेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जिसका नाम क्या होता है हरित और प्लस में दूसरा क्या होता है यहाँ पर क्रांति, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हरित का मतलब क्या होता है तो आप बताओगे यहाँ पर फसल, और क्रांति का मतलब क्या होता है कह सकते हो यहाँ पर भारी मात्रा में वृद्धि, ठीक है। भारी मात्रा में यहाँ पर क्या वृद्धि, ठीक है, ऐसा करके। तो हरित क्रांति का जो शब्द होता था उसका सीधा सा जो मीनिंग निकल के आता था कि फसलों के उत्पादन में होने वाली जो भारी मात्रा में जो वृद्धि हुई थी उसी को हम क्या यहाँ पर नाम देते हैं हरित क्रांति। बट यहाँ पर भी हरित क्रांति को लेकर बहुत सारे मतलब कंसेप्शन क्रिएट होते हैं कि हरित क्रांति एक्चुअल में थी क्या, इसका टाइम पीरियड क्या था, कि इसमें कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो हरित क्रांति है ना कोई उसका फिक्स टाइम नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि ये 16वीं सदी का दौर था, कुछ लोगों का मानना 17वीं शताब्दी में आई थी, ऐसा करके। बट हमें यहाँ पर देखना है कि जो हरित क्रांति की ना इसकी 2 स्टेज थे, 2 अवस्था थी।
पहली आपकी थी 60 से 70 तक, दूसरा क्या था 70 से 80 तक, ठीक है। अब यहाँ पर इस दौर में क्या देखा गया, इस दौर में ये देखा गया था कि जो हरित क्रांति थी, दो चीज़ यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है। इस दौर में ये देखा गया था जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति से क्या हुआ, ठीक है, हरित क्रांति जो थी उससे सिर्फ क्या होता है, जो लिमिटेड फसलें थी उसका ही फायदा हुआ था, गेहूं और प्लस में क्या होता है चावल, मतलब बस इन्हीं 2 से 3 फसलों के अंदर क्या होता है भारी मात्रा में वृद्धि हुई थी। और दूसरे यहाँ पर इस अवस्था में क्या ऑब्जर्व किया गया था, तो ये जो मतलब वृद्धि होती है सिर्फ कहाँ पर देखा गया था, तो जैसे पंजाब हो गया, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा हो गया और प्लस में यहाँ पर हम बात करेंगे तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिमिटेड क्या स्टेट होते थे जहाँ पर हरित क्रांति के जो इम्पैक्ट था उसको देखा गया था, ठीक है। तो एक अवस्था यहाँ पर काउंट किया थे। इसके अलावा द्वितीय अवस्था क्या कहा गया 70 से 80 तक में, तो इसमें क्या कहा गया, तो जो ये हरित क्रांति थी ना, तो इसका क्या व्यापक स्तर पर क्या होता विस्तार हुआ था, क्या होता व्यापक स्तर पर। व्यापक स्तर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि बड़े पैमाने पे क्या होता है इसे फैली थी। अच्छा, थोड़ा लिमिटेड स्टेट थे, लिमिटेड यहाँ पर फसलें थी, लेकिन इसका जो विस्तार था काफ़ी बड़े एरिया पे हुआ था। तो ये दो अवस्था यहाँ पर देखी आती है। और देखो, और ज़्यादा जो आपको यहाँ पर पेपर में पूछा आता है कि हरित क्रांति यहाँ पर क्या क्या विशेषता है। जब मान लो हरित क्रांति हुई तो उसकी क्या क्या विशेषताएं देखी गई, तो हरित क्रांति यहाँ पर कुछ विशेषता थी। पहली क्या विशेषता थी जो हमने यहाँ पर बता दिया, फसल उत्पादकता में तेजी हुई थी। ऐसा देखा गया था कि जो हरित क्रांति जब ये आई भारत में, जब ये प्रवेश करती है, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो उत्पादन क्षमता होती, जो प्रति हेक्टर जो भूमि उत्पादन क्षमता होती थी वो पहले निम्न होती थी, लेकिन इसके कारण से आने से क्या होता है कि जो उत्पादन क्षमता, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी बहुत तेज़ी से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और जिससे क्या हुआ उत्पादन वगैरह बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है। दूसरा क्या देखा गया था, निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर। अब ये हरित क्रांति के कारण क्या होता था, पहले जो किसान होते थे भारत के, वो सिर्फ क्या होता था, जो निर्वाह खेती होती थी सिर्फ वहीं तक सीमित होते, लेकिन इसके बावजूद उनको समझ में आया, उनका जो एक माइंड सेट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो अब किस तरफ शिफ्ट हो गए, वो बेचने के लिए भी, बेचने के पर्पज से भी उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। ये क्या थी, एक विशेषता थी। तीसरा पॉइंट हमारों को यहाँ पर क्या समझना है, किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। अभी मैंने आपको जस्ट समझा के आया हूँ समस्या वगैरह में कैसे क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले किसानों का मानना होता था कि नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मशीनों का यूज़ नहीं करना था, तो इस तरह के लोगों के माइंडसेट बने थे। लेकिन जब देखा भाई फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही, नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है, तो क्यों ना अब क्या कहते हैं अपने माइंडसेट को हम चेंज करें। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो किसानों के दृष्टिकोण में यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन। अब कोई ऐसा किसान नहीं बचा था जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा ऐसी हो कि हमें कोई पुरानी तकनीकी तक ही सीमित रहना नहीं। सारे किसान क्या हो गया, आधुनिक तकनीकों का उत्पादन, मतलब आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। और सबसे खास बात क्या थी, इससे पहले हम क्या होते थे, दूसरे देशों के जो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या डिपेंड होते थे, मतलब वहाँ से भारी मात्रा में क्या होता था, चीज़ों को इंपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस चीज़ें क्या था, अभाव था। बट वहाँ पर फिर क्या हुआ कि हम उन चीज़ों के मामलों में क्या हो गए, पूरी तरह से क्या डिपेंड हो गए थे, किसके कारण, वो हरित क्रांति के। तो यहाँ तक तो हरित क्रांति का कंसेप्ट थोड़ा बहुत हमें क्लियर हो रहा है। बट फिर भी एक यहाँ पर एक डाउट हमारा रह जाता है कि जो हरित क्रांति हुई थी इसकी क्या सीमाएं होती है। सीमाएं का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में सिंपल सा लिमिटेशंस कहते हैं, कमियां। हरित क्रांति हुई, फ़ायदा हुआ, देखा हमने, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इसमें क्या क्या कमियां हमें महसूस हुई, जिसे हम समझेंगे यहाँ पर। तो क्या टॉपिक हमारा आता है, हरित क्रांति की सीमाएँ। अब ये हरित क्रांति की सीमाएँ, पहली देखो कमी आपको क्या नज़र आ रही है, सीमित फसलें। क्या जो है भारत में आप सोच देखोगे कई किस्मों की फसलें उगाई जाती है, कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है। क्या हरित क्रांति जो हुई थी, क्या उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ा? नहीं, आप लोग कहना है। तो कहने का मतलब क्या था कि जो हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो सिर्फ क्या लिमिटेड फसलों को, सीमित फसलों के ही ऊपर देखा गया, जिसे उसको किस में काउंट कर दिया कि भाई ये क्या थी, कमी थी, ठीक है। दूसरा कह रखिए असमान प्रसार। अभी मैंने क्या बताया सेम, कि जो हरित क्रांति थी वो गिने चुने स्टेटों में आई थी। कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में तो लगभग क्या थे, वहाँ पर 28-29 स्टेट थे, लेकिन गिने चुने 2 से 3-4 स्टेटों में देखा गया। तो ये भी क्या, ये अच्छी बात नहीं, ये भी क्या गलत बात थी। इसी को किस में काउंट किया, असमान प्रसार, कि हर जगह पे हरित क्रांति का जो प्रसार क्या हुआ, प्रॉपर नहीं देखा गया था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या आता है, आर्थिक विषमता। अब ये जो हरित क्रांति हुई, अब मान लो लिमिटेड स्टेट में लिमिटेड फसलों के साथ, तो यहाँ पर जो किसानों के बीच में ना एक तरह का क्या सकते हो वहाँ पर कि असमानता जैसी स्थिति वहाँ पर क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में जो चीज़ें यूज़ करनी होती थी, जो मान लो साधन वगैरह, वो समाज के जो बड़े किसान उन्हीं के द्वारा होता था, लेकिन जो छोटे किसान होते थे उनके बीच में क्या हो गया, ऊंच नीच की भावना क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई थी। और लास्ट पॉइंट कह रहा है सीमित कृषक आबादी। अभी जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति से जो भी अनाज उगाया जाता था, तो वो क्या हर कोई किसान पूरे इंडिया में जो गिने चुने स्टेट थे हर एक जगह से नहीं, वो सिर्फ वही सीमित होते थे जिनके पास अच्छा पैसा होता था, अच्छा साधन होता था, तो उन्हीं ने क्या किया था, हरित क्रांति के जो बेनिफिट्स होते थे वो क्या लिए थे। तो इस वीडियो में यहाँ तक हमारा क्या होता है कि जो चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर 3 होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, फिनिश होता है। तो आप लोगों की भाई जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।